कहानी की शुरुआत होती है कुछ साइंटिस्ट और फौजियों के एक ग्रुप से, जिन्हें एक खतरनाक मिशन पर एक अजीबोगरीब से टापू पर भेजा गया। अब हम एक हेलीकॉप्टर के पायलट को देखते हैं जो उसी रहस्यमयी आइलैंड पर मौजूद है। अचानक उसे कोई आवाज आई, एक धीमी सी फुसफुसाहट और कदमों की आवाज। डर के मारे उसने अपनी बंदूक निकाली और आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक से जमीन पर उसे एक बंदूक दिखी। पर वो कोई आम बंदूक नहीं थी, वो बिल्कुल उसकी अपनी बंदूक जैसी थी। बिल्कुल वही मॉडल, उसकी बंदूक पर जो निशान था वही निशान और सेम नंबर भी। ये देखते ही वो घबरा गया, एक ही बंदूक दो जगह कैसे हो सकती है। पर सोचने का मौका मिलने से पहले ही अचानक कोई पीछे से आया और उसे बेरहमी से मार डाला। उस हमला करने वाले आदमी ने भी बिल्कुल पायलट जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उसने पायलट का बैग उठाया और हेलीकॉप्टर की तरफ भागा और जल्दी से हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा, वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। सच तो ये था कि ये पूरा आइलैंड एक जबरदस्त एनर्जी के घेरे से घिरा हुआ था और इसी वजह से हेलीकॉप्टर आग के गोले में जलकर राख हो गया। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कहानी वक्त में थोड़ा पीछे गई और अब हम सैन फ्रांसिस्को शहर में एडिसन नाम की एक एक्स मिलिट्री औरत को देखते हैं। वो यहाँ एक आदमी से मिलने आई थी जिसका नाम है चेज। एडिसन उसे एक बहुत खतरनाक मिशन के लिए भर्ती करना चाहती थी। एडिसन ने चेज से कहा कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम पहले आर्मी में थे, लेकिन एक मिशन में नाकामी के बाद बाहर निकाल दिया गया। तुम्हारा नाम तक सरकारी कागजों से मिटा दिया गया है, जैसे वो कभी इस दुनिया में था ही नहीं। और यही वजह थी कि एडिसन उसे अपने साथ जोड़ना चाहती है। उसकी कंपनी ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही थी जो कागजों में जिंदा ही ना हो। खैर, चीज ने पूछा कि मिशन क्या है, तो एडिसन ने बताया कि एक रहस्यमयी टापू पर जाना है। तुम्हारा सिर्फ एक काम होगा, कंपनी के मालिक की बेटी स्टेसी को वापस लाना। इसके बदले में करोड़ों रुपए मिलेंगे, इतने की पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खा सकते हो। ये सुनते ही चेज हैरान हो गया। अगर उसे बस एक टापू पे जाके किसी को लेकर आना, इतने पैसे क्यों? पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी तो उसने हाँ कह दिया। इसके बाद एडिसन ने अपना दूसरा साथी ढूंढा जिसका नाम था रस्क। रस्क एक तेज दिमाग जासूस और मार्शल आर्ट्स का माहिर था, लेकिन उसकी कहानी बहुत दर्दनाक थी। एक हादसे में उसका पूरा परिवार मर चुका था और उस दिन के बाद से वो सिर्फ सबसे खतरनाक मिशन ही लेता था। जब एडिसन ने उसे भी पैसों और मिशन के बारे में बताया तो रस्क ने भी साथ देने के लिए हाँ कर दी। फिर अगले दिन पूरी टीम एक प्राइवेट एयरबेस पर इकट्ठा हुई। अब एडिसन के पास 6 लोगों की टीम थी, जिसमें चेज और रस्क भी शामिल थे। एडिसन ने सबको मिशन समझाना शुरू किया। उसने कहा कि उस टापू पर 2 रिसर्च सेंटर हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। हम हेलीकॉप्टर से टापू के बीच में लैंड करेंगे, फिर 2 टीम्स में बांट दिए जाएंगे और दोनों जगहों पर तलाश करेंगे। साउथ टीम थी एडिसन, चेज और डेक्स की, जबकि नॉर्थ टीम थी रस्क और कोल्ट, जो भारी हथियारों को चलाना अच्छे से जानते थे। और फिर टैग, जो कि मशीन्स और ड्रोन्स का जीनियस था। उन्हें नहीं पता था कि स्टेसी किस सेंटर में रखी गई है, इसीलिए दोनों टीम्स अपनी अपनी जगह पर ढूंढने वाले थे। जैसे ही स्टेसी मिल जाएगी, सब वापस टापू के बीच वाले पॉइंट पर हेलीकॉप्टर के पास मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिशन शुरू होने से पहले टैग अकेला बैठकर अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन अब वो बेटी एक भयानक बीमारी से लड़ रही थी। उसका इलाज बहुत महंगा था और टैग के पास इतना पैसा नहीं था। यही वजह थी कि उसने ये मिशन कबूल किया। वो ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए ही कर रहा था। कुछ देर बाद जब पूरी टीम के लोग एक साथ बैठे थे तो बातचीत के दौरान एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। उन सब का ही कोई अपना नहीं बचा था, ना माँ बाप, ना जीवन साथी और ना कोई और जो उनका इंतजार करे। ये सोचकर सबके मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कंपनी ने जानबूझकर उन्हीं लोगों को चुना है जिनके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। कुछ ही देर में सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस रहस्यमयी टापू की तरफ उड़ गए। 15 घंटों की लंबी उड़ान के बाद वो लोग वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने जमीन को छुआ, प्लान के मुताबिक टीम 2 हिस्सों में बट गई। एडिसन, चेज और डेक्स साउथ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने जो था वो दिल दहला देने वाला था। जमीन पर कई लाशें बिखरी पड़ी थी। लोगों को इस तरह मारा गया था जैसे किसी जंगली दरिंदे ने उन्हें चीर फाड़ दिया हो। तीनों ने अपने हथियार तैयार कर लिया और संभल कर आगे बढ़ने लगे। एडिसन ने तुरंत रेडियो निकालकर दूसरी टीम को चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
रेडियो बिल्कुल बंद था। डेक्स ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। जब भी कोई जगह उसे गलत महसूस होती वो उस सब का नोट बना लेता और ये टापू तो हर पल और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उधर रस्क, टैग और कोल्ट नॉर्थ की तरफ जंगल में बढ़ रहे थे। तभी रस्क की नजर एक रस्सी पर पड़ी जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। वो बहुत पुरानी लग रही थी लेकिन उसकी गांठ को देखकर उसे बड़ा अजीब सा लगा। रस्क ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये पहले बांधी थी, लेकिन उसने खुद को ही संभाला कि ऐसा कैसे हो सकता है और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में उनका रेडियो भी बंद हो गया। अब दोनों टीम्स का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। वहीं साउथ में एडिसन की टीम को और भी लाशें मिलती जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि उनकी मौत कैसे हुई। फिर थोड़ा आगे चलकर उन्हें खाली कैंप मिला। एडिसन ने वहां अपना पोर्टेबल सिग्नल बूस्टर लगाया और दोबारा से कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई कनेक्शन नहीं बना। लेकिन उसी पल डेक्स को कुछ और भी हैरान कर देने वाला मिला। उसने एक लाश की घड़ी उतारी और जैसे ही उसने उसे देखा उसका रंग उड़ गया। वो घड़ी एकदम वैसी थी जो उसने पहनी हुई थी, वही ब्रांड, वही डिजाइन, वही खरोंचे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चेज ने कहा कि हो सकता है सिर्फ इत्तेफाक हो, ज्यादा मत सोच भाई। लाश का चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था जिससे पहचान पाना नामुमकिन सा था। शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। जब दोनों टीम्स अपनी अपनी तरफ टापू को तलाश कर रही थी तब उन्होंने पायलट को हेलीकॉप्टर के पास ही रुकने को कहा था, लेकिन तभी जंगल में उसके कानों में अजीब सी आवाजें पड़ने लगी। और अब हम वहीं पहुंच गए जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जो शख्स पायलट पर हमला करने आया था वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो एक बदला हुआ म्यूटेटेड इंसान था जिसे इस आइलैंड की किसी अजनबी शक्ति ने दरिंदे में बदल दिया था। पायलट को मारने के बाद वो बदला हुआ आदमी हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा और ऊपर जाने लगा वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस घटना से ये साबित हो गया कि इस टापू से कोई नहीं भाग सकता। उधर कैंप के पास टैग और डेक्स को अचानक कोई आवाज आई। जब वो देखने गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके सामने एक आदमी जिंदा खड़ा था। उसने अपना नाम डॉक्टर यंग बताया। उसने बताया कि वो इसी सुबह अपनी रिसर्च टीम के साथ यहाँ आया था, लेकिन जब वो टापू पर पहुंचे तब सब कुछ पहले ही तबाह हो चुका था। उसकी टीम के लोगों को किसी अनजान चीज ने एक एक करके मार दिया। ये सुनकर एडिसन और बाकी लोग हैरान रह गए। एडिसन ने कहा कि हमसे पहले तो यहाँ कोई और टीम नहीं आनी थी, लेकिन डॉक्टर यंग अपनी बात पर अड़ा रहा। तब उन लोगों ने उससे स्टेसी के बारे में पूछा, वही लड़की जिसे बचाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। स्टेसी का नाम सुनते ही डॉक्टर यंग का चेहरा बदल गया और उसने उन्हें धीरे से अपने साथ चलने को कहा। वो उन्हें जंगल के बीच एक अकेली बिल्डिंग तक ले गया। वहाँ जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। यही लड़की स्टेसी है, यानी वो पहले ही मर चुकी थी। इस मंजर को देखकर सब लोग सन्न रह गए। जिसे बचाने वो यहाँ पर आए थे वो तो कब की मर चुकी थी। एडिसन ने धीरे से बाकी सबको देखा और कहा कि अब क्या हमें पैसे मिलेंगे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ा सोचकर उन्होंने फैसला किया कि वो स्टेसी की लाश को अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि कोई तो सबूत रहे। रात हो चुकी थी और हेलीकॉप्टर का रास्ता काफी दूर था, इसीलिए उन्होंने वहीं कैंप में रात गुजार कर सुबह निकलने का फैसला किया। अभी भी वो दूसरी टीम से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे ताकि उन्हें बता दें कि मिशन पूरा हो चुका है। इधर डॉक्टर यंग को थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उसने कहा कि कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ, तुम लोगों के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी एक और अजीबोगरीब चीज हुई। डेक्स अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि तभी डॉक्टर यंग ने उसे देखा और कहा कि ये तो मैंने पहले भी देखी है। उसने अपना बैग खोला और उसमें से डायरी निकाली। वो बिल्कुल डेक्स की डायरी जैसी थी, वही कवर, वही निशान, वही लिखावट। ये देखकर तो सब लोग हैरान रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा डर की बात तब सामने आई जब उन्होंने उस डायरी के अंदर देखा। उसमें अगले दिन की घटनाएं लिखी हुई थी जो अभी हुई भी नहीं, और वो भी डेक्स की ही लिखावट में। उसी पल डेक्स का सर घूमने लगा। उसने कहा कि मैं तो आज ही यहाँ पर आया हूँ, ये सब कैसे लिखा जा सकता है? लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये टापू हर घंटे के साथ और ज्यादा रहस्यमयी और भयानक होता जा रहा था। उधर टापू के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि रस्क, कोल्ट और टैग ने भी रात के लिए रुकने का फैसला किया था। उन्होंने आग जलाई और अपने हथियार पास में रखकर आराम करने लगे। तभी अंधेरे जंगल से एक अजीब आवाज आई। तीनों तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी बंदूकें उठा ली। तभी अचानक किसी चीज ने टैग को पीछे से पकड़ लिया और घसीटने लगी।
टैग ने चिल्लाकर छूटने की कोशिश की और जब उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा डरावना दरिंदा था। तब टैग समझ गया कि जिन लाशों को उन्होंने देखा था उन्हें किसने चीरा था। अब दरिंदा अपने पंजे उठाकर टैग को मारने ही वाला था कि उसी पल रस्क टाइम पर पहुंच गया और गोली चलाकर उस जानवर को पीछे हटा दिया, जिससे टैग तो बच गया लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही रस्क ने टैग को संभाल कर खड़ा किया तो कोल्ट कुछ कदम दूर अकेला रह गया। तभी अचानक एक और दरिंदा सामने आया और उस पर टूट पड़ा, लेकिन ये दरिंदा और भी ज्यादा भयानक था क्योंकि वो बिल्कुल कोल्ट जैसा ही दिखता था। वही चेहरा, वही कपड़े। इससे पहले कि कोल्ट कुछ समझ पाता, उसके बहरूपिये ने ही छुरा घोंप कर उसे मार डाला। रस्क और टैग सुन्न होकर ये सब देखते रहे। अब सवाल तेजी से घूमने लगे थे, कोल्ट का ये दूसरा रूप कहां से आया, ये दरिंदे कौन थे और इस टापू पर लोगों, डायरी, घड़ी और सामान के नकली रूप क्यों मिल रहे हैं। इतना साफ था कि कुछ तो बहुत गलत चल रहा है यहाँ पर। उधर एडिसन की टीम डेक्स की दूसरी डायरी को पढ़ रही थी, वही डायरी जो आने वाले कल की बातें बता रही थी। उसमें लिखा था कि स्टेसी जो कल मरी हुई मिली थी अगले दिन जिंदा हो जाएगी। सब लोगों को ये नामुमकिन सा लगा, लेकिन जब सुबह हुई तो स्टेसी जिंदा खड़ी थी। वो सांस ले रही थी, बात कर रही थी। ये देखते ही एडिसन और बाकी सबके होश उड़ गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश को देखा था। वो मरी हुई थी, लेकिन अब तो उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। उधर टापू के दूसरे कोने में रस्क और टैग नॉर्थ कैंप तक पहुंच चुके थे। ये जगह पूरी तरह से खाली पड़ी थी। चारों ओर सामान बिखरा हुआ था, लेकिन जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। तब रस्क ने कैंप का पुराना वॉकी टॉकी चलाने की कोशिश की, तो इस बार किस्मत साथ दे गई क्योंकि एडिसन के कैंप में दूसरा वॉकी टॉकी था और आखिरकार दोनों टीम्स की आपस में बात हुई। रस्क ने बताया कि इस आइलैंड पर बड़े अजीब से लोग हैं भाई, दरिंदे हैं। यहाँ पर कुछ बहुत भयानक हो चुका है और कल रात ऐसे ही एक दरिंदे ने हमला करके कोल्ट को मार दिया और ये दरिंदे, चीजें, जो भी बोलो, हूबहू हमारे जैसे दिखते हैं। एडिसन ने भी अपनी तरफ से हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने कहा कि उन्होंने स्टेसी को कल मरा हुआ पाया था, लेकिन आज सुबह वो जिंदा हो चुकी है। अब दोनों टीम समझ चुकी थी कि ये टापू उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और अजीब था। टेंट के बाहर स्टेसी डेक्स के साथ बैठी हुई थी और अपनी यादें बता रही थी। उसने कहा कि वो 3 दिन पहले अपनी रिसर्च टीम के साथ यहाँ पर आई थी। उनका एक एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया था। लोग बदलने लगे थे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वो भागना तो चाहते थे, लेकिन पता चला कि फंस चुके हैं। सच तो ये था कि इस टापू से बाहर कोई नहीं जा सकता। तब डेक्स ने पूछा कि तुम कैसे बच गई? तो ये सुनते ही स्टेसी की आंखें झुक गई। उसने धीरे से कहा कि वो बची नहीं थी। कल रात एक दरिंदे ने उसे मार दिया था। उसे सब कुछ अच्छे से याद है, लेकिन सुबह अचानक से वो जिंदा होकर उठ गई। ये सब कैसे हुआ वो खुद भी नहीं जानती। वहीं दूसरी ओर कैंप के अंदर डॉक्टर यंग चुपचाप डेक्स की डायरी पढ़ चुका था। सब कुछ पढ़ लेने के बाद वो एडिसन और बाकी सब की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने कहा कि मुझे समझ आ गया है इस टापू पर क्या हो रहा है। ये सुनते ही सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। डॉक्टर यंग ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने कहा कि ये टापू वर्म होल्स से भरा हुआ है, यानी स्पेस टाइम के फैब्रिक को फाड़ कर बने हुए कुछ ऐसे छेद जिनके अंदर से समय में आगे पीछे जाया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर वक्त नॉर्मल तरीके से नहीं चलता। यहाँ समय सीधा 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक चला था। उसके बाद सब कुछ बार बार दोबारा से शुरू हो जाता है। हम एक तरह के टाइम लूप में फंसे हुए हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। डॉक्टर यंग ने आगे बताया कि हर बार जब ये चक्कर दोबारा शुरू होता है तो पिछले चक्कर की कुछ चीजें अगले चक्कर में आ जाती हैं। इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा घड़ी, भविष्य की ये डायरी और वो रस्सी मिली जो रस्क को लगता था कि उसने बांधी है। ये सारी चीजें उनके ही पुराने रूप छोड़कर गए थे। अब सबको समझ आ चुका था कि वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं। हर 3 दिन में एडिसन और उसकी टीम दोबारा से इस टापू पर पहुंचती है, ये सोचकर कि यहाँ पर वो पहली बार आए हैं। लेकिन असल में ऐसा था नहीं। वो सब समय के चक्कर में फंस चुके थे। इस पर चेज ने घबराई हुई आवाज में पूछा, फिर उनके बाकी रूप कहाँ गए? डॉक्टर यंग ने नजर झुका ली और कहा कि उनमें से ज्यादातर मर चुके हैं। मैंने उनकी लाशें देखी हैं जो पूरे टापू पर बिखरी हुई हैं।
उनके चेहरे बिगाड़ दिए गए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, लेकिन वो तुम लोग ही थे। ये सच सुनकर सब लोग चुप हो गए। अब डॉक्टर यंग आगे कहने लगा कि सारे के सारे लोग नहीं मरे, बल्कि कुछ इस आइलैंड की शक्ति से बदल गए। डायरी के हिसाब से जो भी इंसान 3 दिन से ज्यादा इस टापू पर रहता है वो अपना दिमाग, शरीर, होश खो बैठता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन दरिंदों से तुम लड़ रहे थे वो तुम ही थे, तुम्हारा ही पुराना रूप है वो। तब डेक्स ने कांपती हुई आवाज में कहा कि ये पूरा टापू ही एक चक्कर में फंसा हुआ है और अब हम सब भी। तभी अचानक उन्हें गुर्राहट, चीख और कदमों की आवाज सुनाई दी। असल में जंगल से दरिंदों की भीड़ उनकी तरफ बढ़ रही थी और वो कैंप को घेर रहे थे। उधर रस्क और टैग रेडियो पर डॉक्टर यंग की बात सुन ही रहे थे कि उन पर भी दरिंदों ने हमला कर दिया। डेक्स की भविष्य वाली डायरी सच हो रही थी। अपने ही टेढ़े मेढ़े से रूप से लड़ना काफी अजीब सा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने मुकाबला किया। इधर एडिसन की टीम पर भी दरिंदों ने हमला कर दिया था। वहीं चेज एक पल के लिए जम गया क्योंकि वो अपनी तरह दिखने वाले इंसान पर गोली नहीं चला पाया। तब एडिसन ने उसे याद दिलाया कि वो तुम नहीं हो, हमें जीना है। आखिरकार उन्होंने सर पर निशाना लगाकर उन वहशी दरिंदों को गिरा दिया। रस्क और टैग भी अभी तक तो बचे हुए थे, लेकिन उनकी ज्यादातर गोलियां खत्म हो चुकी थी और उन्हें पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उधर कैंप में हालात और ज्यादा खराब हो गए। स्टेसी, जिसे वो लोग बचा हुआ समझ रहे थे, अचानक अपना रूप बदलने लगी। उस पर भी एक्सपेरिमेंट का असर हो चुका था। अचानक उसने डेक्स पर हमला कर दिया। चेज ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन देर हो चुकी थी। इस हमले में डेक्स मारा गया। दिन के आखिर तक वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए घंटों तक लड़ते रहे। आखिरकार रस्क ने टापू के बाहर मौजूद कंपनी के बेस से संपर्क किया। उसने बताया कि हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है और साथ ही झूठ बोल दिया कि स्टेसी अभी जिंदा है ताकि कंपनी रेस्क्यू टीम भेज दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कंपनी पहले से सब कुछ जानती है। उन्हें पता था कि स्टेसी मर चुकी है। उन्हें पता था कि ये टापू 3 दिन के टाइम लूप में फंसा हुआ है और उन्होंने टीम को जानबूझकर भेजा ताकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से ऐसे लोगों को चुना गया जिनके पीछे रोने वाला कोई ना हो, ताकि कोई उन्हें ढूंढने भी ना आए। फिर कंपनी के गुप्त बेस पर एक और भयानक सच सामने आया। अब सिर्फ 12 घंटों में कंपनी पूरे टापू पर बम गिराने वाली थी ताकि ये खतरनाक बदलाव बाहर की दुनिया में कभी ना पहुंच पाए। अब सिर्फ 5 लोग जिंदा बचे थे और उन्हें किसी भी तरह खुद जिंदा बचकर निकलना होगा, इससे पहले कि टापू तबाह हो जाए। अब रस्क और टैग ने रेडियो के जरिए एडिसन, चेज और डॉक्टर यंग को सब कुछ बता दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका हेलीकॉप्टर तो तबाह हो चुका है। जब सब लोग उम्मीद छोड़ने लगे तब अचानक से रस्क को कुछ अजीब याद आया। टापू पर आने के बाद से उसे कुछ ऐसी चीजें दिख रही थी जो घटनाएं कभी हुई ही नहीं। उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है, लेकिन अब उसे सच समझ में आ गया था क्योंकि इस टापू पर समय उल्टा बह रहा है, इसीलिए वो भविष्य की यादें देख पा रहा था। इन्हीं यादों में से एक में उसने टापू के किनारे छुपी हुई छोटी सी नाव देखी जो उनके यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता है। फिर जैसे ही सुबह हुई तो दोनों टीम्स उस जगह की तरफ बढ़ने लगी जहां पर रस ने नाव देखी थी। एडिसन की टीम ज्यादा नजदीक थी, इसीलिए वो पहले वहां पहुंच गए और रस्क और टैग का इंतजार करने लगे। डॉक्टर यंग ने उसे चेक करके बताया कि फ्यूल टैंक पूरा भरा पड़ा है और अगर समुद्र में तूफान नहीं आया तो हम शहर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रस्क और टैग अभी भी दूर थे। वो दरिंदों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी और लगातार लड़ने से वो बहुत थक चुके थे, इसीलिए अब उन्हें अपने ही ज्यादा ताकतवर बदले हुए रूप से हाथापाई करनी पड़ रही थी। बहादुरी से लड़ने के बावजूद आखिरकार टैग को उसी के बदले हुए रूप ने मार दिया। भरे हुए दिल के साथ रस्क ने वादा किया कि अगर वो जिंदा बच गया तो टैग की बेटी को जरूर ढूंढकर उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन तभी एक और भयानक झटका लगा। असल में रस्क का भी एक बदला हुआ रूप सामने आ गया जिसने हाथ में बंदूक तानी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि खेल खत्म, पर तभी पीछे से चेज आ गया और उसने म्यूटेंट को गोली मारकर रस्क की जान बचा ली। लेकिन भागते वक्त रस्क ने एक जाल पर पैर रख दिया जिससे लकड़ी का एक नुकीला खंभा उसके पेट को चीरता हुआ निकल गया। अब वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। उसी पल 12 घंटे पूरे हो गए और अचानक पूरे टापू पर बम फटने लगे। रस्क समझ चुका था कि वो तो नहीं बच पाएगा। उसने चेज को देखा और कहा कि भाई खुद को बचा।
ये सुनकर चेज ने भारी दिल से रस्क को अपनी बंदूक दे दी और अलविदा कहकर नाव की तरफ दौड़ पड़ा। यही उसका आखिरी मौका था। वहीं डॉक्टर यंग पूरे टापू पर गिरते हुए बमों को देख रहा था। उसने एडिसन की तरफ मुड़कर कहा कि उन्हें अभी निकलना होगा, अब वो चेज का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन एडिसन ने साफ मना कर दिया। वो चेज और रस के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं थी। तब बेबस होकर डॉक्टर यंग ने एडिसन को बेहोश कर दिया और अकेला ही नाव चलाने लगा। पर तभी अचानक किस्मत से चेज भी किनारे तक पहुंच गया। उसने उसी पल पूरी ताकत से छलांग लगा दी और नाव के पीछे बंधी हुई रस्सी को पकड़ लिया। तभी एडिसन भी होश में आ गई और जो उसने देखा वो बहुत भयानक था। असल में अब डॉक्टर यंग बदलने लगा। वो सबसे ज्यादा समय तक टापू पर रहा था और 3 दिन पूरे होते ही उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। अचानक वो एडिसन को मारने के लिए उस पर झपट पड़ा। उसी पल एक आखिरी गोली की आवाज गूंजी। ये कोई और नहीं बल्कि रस्क था। उसने अपनी आखिरी सांसों में जलते हुए टापू से वो आखिरी गोली चलाकर एडिसन की जान बचा ली थी और फिर अगले ही पल वो धमाके में मारा गया। अब उस नाव में सिर्फ चेज और एडिसन बचे थे। वो जिंदा थे लेकिन आग और तबाही से घिरे हुए। उन्हें नहीं पता था कि वो बच भी पाएंगे या नहीं। उसी जगह से गुजरे जहां हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, लेकिन शायद इस आइलैंड पर हुए ब्लास्ट की वजह से वर्म होल हिल गए थे और कुछ पलों के लिए एक सुरक्षित रास्ता खुल गया, जिससे चेज और एडिसन टापू से सही सलामत निकल गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।